दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? कैसा चल रहा है सब? पढ़ाई लिखाई, मौज मस्ती, रिश्ते नाते मेरे प्यारे भाई। हम लोग जिस प्रीवियस ईयर सीरीज को शुरू कर रहे हैं, दरअसल आज वक्त है कि रेशो एंड प्रपोर्शन पर बात की जाए। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हो सके तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। इससे पहले हम इसी चैनल पर CGL 2024 प्री और मेंस के अलजेब्रा, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट की वीडियोस डाल चुके हैं। आप उनको देख सकते हैं। आज बात रेशियो एंड प्रोपोर्शन पर होगी। अब मेरे प्यारे भाई इस वीडियो के बारे में बात कर लेते हैं। इस वीडियो में दरअसल सिर्फ रेशो के क्वेश्चन नहीं है। आपको यह बात समझनी होगी कि पहली बार SSC CGL के अंदर कोइंस बेस्ड क्वेश्चन पर नया सवाल SSC ने पूछा है। वो जितने भी नए पैटर्न के कोइंस के क्वेश्चंस हैं वो सारे मैंने इसमें सीरीज में इंक्लूड किए हैं। इतना ही नहीं, कुछ जितने मिक्सचर्स के अच्छे क्वेश्चन आए हैं, मिक्सचर का एक एक अच्छा सवाल जो लेंदी था, लंबा था, वो मैंने इसमें इंक्लूड किया है। तो मेरे प्यारे भाई वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, एक एक सवाल को गौर से देखिएगा, किस अंदाज में पेपर में उसे सोल्व किया जा सकता है। तो चलिए करते हैं शुरुआत। पहला सवाल आपके सामने। मेरे प्यारे भाई सवाल क्या कहता है? इफ A रेशो B इज इक्वल टू 6:8, सॉरी, इफ A रेशो B इज इक्वल टू 6:8, B रेशो C इज इक्वल टू 7:12, फाइंड A रेशो B रेशो C। मेरे प्यारे भाई मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको जब भी रेशो क्लास में पढ़ाया सबसे पहला सवाल ही ये कराता हूं, और मैंने आपको यहां बताया कि 3 टाइप के सवाल मैंने आपको पढ़ाए। कॉपी के पन्ने पलट के देख लीजिए। मैंने कहा कि टाइप 1 वो होता है जब पहला और आखिरी रेशो आपसे पूछा जाए। टाइप 2 वो होता है जब तीनों का रेशो आपसे पूछ लिया जाए, और टाइप 3 वो होता है जब इन दोनों के सिवा कोई रेशो आपसे पूछ लिया जाए। तो मेरे प्यारे भाई टाइप 2 का सवाल है। क्या क्लास पढ़ाते टाइम मैंने आपको यह नहीं बताया था कि आपको हमेशा यह सवाल ऑप्शन से निकालना है। तो चलिए मेरे प्यारे भाई जरा देखो, सवाल का सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है। B रेशो C 7:12 है, मतलब B कटेगा 7 से और C कटेगा 12 से। देखो B 7 से कट रहा है क्या? आप कहेंगे जी बिल्कुल नहीं, तो आंसर कैसे हो जाएगा? B 7 से कट रहा है क्या? बिल्कुल नहीं, आंसर कैसे हो जाएगा? B 7 से कट रहा है क्या? बिल्कुल नहीं, आंसर कैसे हो जाएगा? B 7 से कट रहा है, यह आंसर हो सकता है। बहुत बढ़िया, बड़ी आसानी से आपको सवाल को हैंडल कर लीजिए। आगे बढ़िए। अगला सवाल मेरे प्यारे भाई देखो, वो आ गया टाइप ए। ये भी 2024 प्री में ही है। सवाल यहां से बाहर जाएंगे ही नहीं, बस आप अपनी कॉपी के पन्ने पलट लीजिए, सब कुछ उसमें आ चुका है। अगर आप मुझसे पढ़ें, बहुत ध्यान से देखना। A रेशो B 2:3 है, B रेशो C 5:7 है। जरा बताना टाइप 1 को सोल्व करना मैंने कैसे सिखाया था? मैंने कहा था कि A रेशो B 2:3 है, B रेशो C मेरे प्यारे भाई 5:7 है। आपको निकालना है A रेशो C। जब भी पहले और आखिरी का अनुपात पूछा जाए, क्या मैंने आपको यह बात नहीं सिखाई थी कि क्रॉस में जो कटता है काट दो? B से क्या कट गया? B। अरे मेरे प्यारे भाई क्रॉस में जो कटता है काट दीजिए, सीधा आपका आंसर आ जाएगा। अब आप कहेंगे क्या यहां भी क्रॉस में कोई कटता है? जी बिल्कुल नहीं, सारे प्राइम नंबर है। तो जरा देखना, यहां A आया, यहां C आया, बराबर 5 दूनी 10 और 7 तिये 21। तो A रेशो C 10:21 है। सवाल ने C रेशो A पूछा है, तो उल्टा कर दो 21:10। बताओ क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अरे क्या आएगा? 21:10। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। मेरे प्यारे भाई अगला सवाल क्या है? A रेशो B इज इक्वल टू C रेशो D इज इक्वल टू E रेशो F। देन व्हाट इज द रेशो ऑफ 3A प्लस 5C प्लस 11E 3B प्लस 5D प्लस 11F। सबसे पहले तो चेहरे पे मुस्कुराहट, कॉलर ऊपर, और बोलो क्या मैंने ये नहीं सिखाया कि इस सवाल को जब भी आपके पेपर में सवाल आए उसी मंदिर में जाते रहना जिसमें जा रहे हो, 2-4 को उसका एड्रेस और बताना, टाइम आपका ठीक चल रहा है, और इस सवाल का आंसर हमेशा यही होता है। सीधा कॉपी पेस्ट कर दिया करो, आंसर आया 5:7। अब आपका कहना है जी आपने तो सीधा बता दिया, क्लास में मैंने इसका प्रूफ भी कराया, यहां भी बता देता हूं, फिर ध्यान से रिवाइज कर लो। क्या बताया था मैंने आपको क्लास में? मैंने बताया था मेरे प्यारे भाई कि एक
एक प्रॉपर्टी याद रखना। कौन सी प्रॉपर्टी? समझो बात को। प्रॉपर्टी है कि इफ ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी बराबर ई अपॉन एफ हो, तीन रेशो आपस में बराबर दे रखे हो, दो बराबर दे रखे हो, चार बराबर दे रखे हो, तो ये रेशो की प्रॉपर्टी है कि अगर मैं इसके न्यूमरेटर को जोड़ दूं a प्लस सी प्लस ई अपॉन बी प्लस डी प्लस एफ, डिनोमिनेटर को भी जोड़ दूं तो ये भी इसके बराबर होता है मेरे प्यारे भाई। बस इसी प्रॉपर्टी को यूज करके हमने एक क्लास में सीखा है कि a अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी बराबर ई अपॉन एफ है, जो कि किसके बराबर दे रखा है? 5/7 के। आपको निकालना है 3a प्लस 5c प्लस 11e अपॉन 3b प्लस 5d प्लस 11f। अब ध्यान से देखना मेरे प्यारे भाई, ऐसी सिचुएशन में एक ही बात मैंने आपको क्लास में सिखाई थी कि ए का कोफिशिएंट वही होना चाहिए जो बी का है। क्या सेम दिख रहा है? जी, दोनों जगह 3 है। सी का कोफिशिएंट वही होना चाहिए जो डी का है, दोनों जगह सेम है 5। ई का कोफिशिएंट वही होना चाहिए जो एफ का है, दोनों जगह सेम है 11। और ऐसी सिचुएशन में अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो यही वाला आंसर बन जाता है, इसलिए हमने कह दिया कि आंसर 5:7 होगा। आगे बढ़िए। कहता है सम ऑफ मनी इज डिवाइडेड अमंग पी क्यू आर एंड एस। कुछ पैसा आपने पी क्यू आर और एस के बीच में बांटा इन द प्रोपोर्शन 4:9:2:3। मुझे बताना मेरे प्यारे भाई, पी क्यू आर और एस 4 लोग हैं, इनके बीच में आपने पैसा बांटा है 4:9:2:3। इफ क्यू गेट्स 560 मोर देन आर, क्यू को आर से 560 रुपए ज्यादा मिले हैं। रेशो के हिसाब से मैंने आपको बताया, रेशो इज एन इमेजिनरी डाटा। मेरे प्यारे भाई बार बार बोला करो, रेशो एंड परसेंटेज इज एन इमेजिनरी डाटा। व्हेनेवर द क्वेश्चन आस्क द आंसर इन रेशो और परसेंटेज, यू शुड नेवर कंसीडर द रियल डाटा गिवन इन द क्वेश्चन। बार बार मैंने ये बोला है कि जब भी सवाल का आंसर प्रतिशत और अनुपात में पूछा जाए, वो दोनों इमेजिनरी डाटा होते हैं। तो रेशो के हिसाब से मुझे बताइए क्यू को आर से कितने रुपए ज्यादा मिले हैं? आपका कहना है जी 7 रुपए ज्यादा मिले हैं, लेकिन सवाल तो कह रहा है 560 ज्यादा मिले हैं। तो 7 की वैल्यू क्या हो गई? 560। 1 की वैल्यू क्या हो गई? 80। 1 की वैल्यू 80 हो गई। तो आपसे वैल्यू पूछिए एस की। मेरे प्यारे भाई 3 की वैल्यू होगी 3 गुणा 80 बराबर 240। तो यही सवाल का आंसर होगा मेरे प्यारे भाई, यही सवाल का आंसर आएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए। राज डिवाइड्स 1200 रुपीज इन द रेशो 2:1:3। राज ने 1200 रुपए 2:1:3 में बांट दिए अपने 3 दोस्तों में। द अमाउंट इक्वल टू द सम ऑफ 3 टाइम्स द लार्जेस्ट शेयर। सबसे बड़े हिस्से का 3 गुना और सबसे छोटे हिस्से का 2 गुना कितना होगा? मेरे भाई जरा बताना, सबसे बड़ा हिस्सा यहां कौन है? आप कहोगे जी 3 है, इसका 3 गुना करना, इसका 3 गुना हो गया 9। सबसे छोटा हिस्सा कौन है? 1, इसका दुगना करना, तो इसका दुगना आप कहेंगे जी हो गया 2। कह रहा है इनका योग बताओ। रेशो के हिसाब से योग बन रहा है 11, आंसर भी 11 से कटेगा। मेरे भाई क्या ये 11 से कट रहा है? जी नहीं। क्या ये 11 से कट रहा है? जी नहीं। क्या ये 11 से कट रहा है? जी नहीं। तो सवाल का आंसर क्या हो गया? 2200। तो ऐसी स्थिति में सवाल का आंसर 2200 आ गया। एक ही ऑप्शन 11 से कट रहा था, निकालने की जरूरत नहीं है, सीजीएल प्री 2024 का ही सवाल है। आगे बढ़िए। द रेशो ऑफ द बॉयज टू गर्ल्स इनिशियली इन ए कॉलेज इज 5:6। बॉयज और गर्ल्स का जो रेशो है वो गिवन है 5:6। चलो जी। इफ 40 बॉयज लीव द कॉलेज, 40 लड़के कॉलेज छोड़ जाते हैं, एंड 50 गर्ल्स ज्वाइंस द कॉलेज, 50 नई लड़कियां ज्वाइन कर लेती है, द रेशो विल बिकम 8:11 और फाइनल रेशो 8:11 हो जाता है। मेरे प्यारे भाई सवाल पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इनिशियली इन द कॉलेज। मेरे प्यारे भाई मेरी बात को बहुत ध्यान से सुन लेना बाबू, मैं फिर एक ही बात कह रहा हूं और एक ही बात बार बार क्लास में कहता रहा, यहां भी कह रहा हूं। अगर आपको मैथ सीखना है ना, मैथ रटने की बात तो छोड़ दीजिए, अगर रटना है तो रट लीजिए। अगर मैथ सीखना है ना मेरे प्यारे भाई, तो पेन कॉपी पर चलाने से पहले, सवाल को सोल्व करना शुरू करने से पहले खुद से 2 बातें पूछिए।
सवाल ने दिया क्या है और सवाल ने पूछा क्या है। अगर इन दोनों का बातों का जवाब दिमाग आपका दे रहा है, तब सोचिए कि यहां से चलना है जो दिया है और यहां पहुंचना है जो पूछा है, कौन कौन से मेथड, कौन कौन से रास्ते में जानता हूं, वहीं से सबसे बेस्ट पॉसिबल शॉर्टकट चुन लीजिए। आप गणित सीख गए, गणित के मास्टर हो गए। इतनी गणित की कहानी है मेरे प्यारे भाई। ध्यान से देखना, सवाल ने पूछा क्या है। सवाल ने यह पूछा है, इनिशियली शुरुआत में इस कॉलेज में कितनी लड़कियां थी, और इनिशियल रेशो भी दे रखा है। मेरे प्यारे भाई, मैं तो बेसिक्स ऑफ रेशो लगा रहा हूं, पहला तरीका। अगर फंस गया तो जाकर सॉल्यूशन करूंगा। भाई लड़कियां कितनी भी होगी, किससे कटेगी, 6 से कटेगा उसका नंबर। तो ध्यान से देखो भाई, अगर कोई डाटा ऑप्शन 6 से कट गया, वही आंसर बनेगा। जो 6 से कटेगा बाबू, वो 3 से भी कटेगा। अरे हाँ के ना। और मेरे प्यारे भाई, वो किससे कटेगा, 2 से भी कटेगा। तो जरा देखना 3 से कौन कौन कट रहा है। 7 और 4 11 नहीं कटता, तो 6 से कैसे कटेगा। 8 और 6 14 नहीं कटता, 3 से ही नहीं कटता, 6 से कैसे कटेगा। 6 और 4 10, 3 से ही नहीं कटता, 6 से कैसे कटेगा। एक ही ऑप्शन बचा, 3 कैंसिल हो गए। बिना सोल्व किए सवाल को आंसर टिक कर देना था। यह सवाल भी सीजीएल 2024 प्री में आया है। मैं फिर कह रहा हूं मेरे प्यारे भाई कि सीजीएल को मुश्किल किया जा सकता है कह करके, सीजीएल मुश्किल होता नहीं है मेरे भाई। आंसर मैथ्स में आपको हमेशा इजी ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ऐसे ही पूछे जाएंगे। आगे बढ़िए। The ratio between the male female members in a club is 2:3। मेल और फीमेल मेंबर का रेशो दिया हुआ है कितना, 2:3। बहुत बढ़िया। आगे आपका क्या कहना, इफ द नंबर ऑफ मेल मेंबर्स इंक्रीज्ड बाय 200, मेल मेंबर जो थे ना वो बाबू 200 बढ़ गए, द रेशो बिकम्स 5:6। और जो नया रेशो हो गया मेरे प्यारे भाई, वो नया रेशो बाबू कितना हुआ, 5:6। 5:6 क्यों हुआ, ये 2:3 से 5:6 क्यों हुआ मेरे प्यारे भाई, क्योंकि 200 मेल मेंबर्स बढ़े। अरे क्या फीमेल में कोई चेंज हुआ है, क्या कोई वहां इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट फीमेल के बारे में सवाल ने दिया है। आप कहेंगे जी नहीं दिया। अगर फीमेल में कोई चेंज हुआ ही नहीं, नंबर ऑफ फीमेल्स इनिशियली एंड फाइनली सेम है, तो फिर आप ये कहेंगे कि यहां तो सेम नहीं नजर आ रही है सर, यहां तो 3 है और यहां 6। तो ऐसी स्थिति में मेरे भाई सेम कर लेते हैं। कैसे सेम होगा, इस 3 को 6 बना लो, किसकी गुणा करके, 2 की गुणा करके। अब एक बात है कि आंसर 6 से कटेगा, इसका मतलब ये 2 ऑप्शन तो मैं जय माता दी का तुक्का भी लगाने की स्थिति में नहीं हूं, ये दोनों 6 से नहीं कटते। अब ध्यान से सुनना मेरे प्यारे भाई बात, आपका कहना है जी अब अगर 2 की गुणा यहां भी और 2 की गुणा यहां भी, तो मेल मेंबर 4 फीमेल मेंबर 6, तो फीमेल तो सेम हो गई। आपके हिसाब से, रेशो के हिसाब से जरा मुझे बताइएगा तो कि मेल मेंबर्स कितने बढ़े। रेशो के हिसाब से 4 से 5 हुए तो 1 बढ़ा, और अगर रेशो के हिसाब से 1 बढ़ा, सवाल रियल डाटा के हिसाब से कह रहा है जी मेल मेंबर तो 200 बढ़े थे, तो 1 बराबर 200 है, तो मेरे भाई 6 बराबर होगा 6 गुणा 200, और सवाल का आंसर आ गया 1200। इतना ही आपको यहां सोचने की जरूरत है, बड़ा आसान सवाल है। अगर एक ऑप्शन यहां पे और 6 से ना कटता तो मैं सीधा बिना ऑप्शन के, बिना सॉल्यूशन किए सवाल का आंसर टिक कर देता। आगे बढ़िए, ये भी 2024 प्री का सवाल है। फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 4, 9 एंड 16। मेरे प्यारे भाई याद करो, जब क्लास में मैंने आपको मीन प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल पढ़ाया, मैंने आपको फोर्थ प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला जरूर लिखवाया है, वो इमरजेंसी केस के लिए लिखवाया है। और मैंने क्लास में ये बात कही है बार बार कि बेटा फोर्थ प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई हमेशा कोशिश करना कि ऑप्शन से निकल जाए। मुझे सवाल में फॉर्मूला अंतिम सांस तक नहीं लगाना है। और क्लास में मैंने क्या बताया था कि बाबू या तो इस 4 का रिलेशन इसके साथ दिखेगा और इसके साथ ना दिखा तो फिर इसके साथ दिखेगा। भाई 4 का 9 के साथ तो बाबू कोई रिलेशन दिख नहीं रहा है, लेकिन एक बात तो है कि 4 का 16 4 गुना हो गया मेरे प्यारे भाई। कितने गुना हो गया, 4 गुना, तो बेटा 9 का 4 गुना आंसर हो जाएगा। इतना ही तो सोचना सिखा रखा है मैंने आपको। देखो आंसर क्या हो गया, 36। ये भी सवाल 2024 प्री का है और यही चीजें मैंने आपको क्लास में भी पढ़ाई है। आगे बढ़िए। इफ द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन P एंड Q इज 12, P और Q का मीन प्रोपोर्शनल कितना दिख रहा है, 12 दिख रहा है। देन द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ P एंड Q रेस्पेक्टिवली आर। भाई मेरी बात को ध्यान से सुनना, जरा एक बार फिर आपको रिवाइज करा दूं। मुझे पता है कि आप रिवाइज नहीं करेंगे, आपको तो बहुत काम है ना, एक आदमी को गुड मॉर्निंग करके जगाना है और एक को गुड नाइट करके सुलाना है, तो आपके पास अभी कहां टाइम है कि आप पढ़ पाएं। तो चलिए ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे भाई। अब हमें जानना है कि सवाल को कैसे हैंडल करेंगे। ऐसी स्थिति में मैंने आपको 2-3 बातें सिखाई हैं।
क्या? मैंने आपको सिखाया है मेरे भाई कि मीन प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला होता है, मीन प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला, बी का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए सी। और मैंने आपको थर्ड प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला भी यहां से सिखाया था, क्या होता है? सी बराबर बी स्क्वायर अपॉन ए। कैसे याद कराया था क्लास में कि भाई दोनों की गुणा करके अंडर रूट कर देना तो मीन आ जाएगा, और दूसरे का स्क्वायर करके पहले से भाग कर देना तो थर्ड आ जाएगा। बस इतनी ही बात को हमें समझना है। जरा ध्यान से देखना मेरे प्यारे भाई। अब मुझे मीन निकालना है। मीन कहता है पी और क्यू के बीच मीन प्रोपोर्शनल 12 है, तो 12 बराबर ही क्या हो गया? अंडर रूट पी क्यू। अरे क्या हो गया? 12 बराबर अंडर रूट पी क्यू। ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं मेरे भाई। तो आपका कहना है जी यहां से पी क्यू का जो प्रोडक्ट होगा वो 144 आएगा। जिस भी ऑप्शन में प्रोडक्ट 144 आता हो वो आपका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। 38 गुणा 3 कितना होगा? तो 38 गुणा 3 कभी 144 हो पाएगा क्या? अरे 38 दूनी 76 होता है। 38 दूनी कितना होता है? 76। और भाई 38 थी 114, तो 144 होने का तो मतलब ही नहीं है। 28 थी 84 होता है, 144 होने का मतलब नहीं। 24 थी का 144 होता है, और 24 गुणा 10 ही 240 हो जाता है। 16 की गुणा करके तो और बड़ा हो जाएगा, 144 होने का कोई मतलब नहीं। तो इतना सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। इस फॉर्मूले को ध्यान रखना, मीन प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला बी बराबर अंडर रूट ए सी। आगे बढ़ो, अगला सवाल। व्हाट इज द रेशो ऑफ मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 1.21 एंड 0.09? एक तो इसका मीन प्रोपोर्शनल, और एक 0.16 और 0.36 का मीन प्रोपोर्शनल। सुनना बात को ध्यान से। ऐसी स्थिति में मेरे प्यारे भाई ऊपर जो मीन प्रोपोर्शनल आप निकालोगे उन दोनों का, तो आपका कहना जी बड़ा आसान है, अंडर रूट ए सी होता है। तो ऐसी स्थिति में 1.21 गुणा 0.09 का अंडर रूट अपोन इनका मीन प्रोपोर्शनल होगा 0.16 इंटू 0.36। मेरे प्यारे भाई ध्यान से देखना है। 121 बाबू किसका अंडर रूट होता है? 11 का। 2 अंकों पे पॉइंट है, तुम 1 पे लगा दो। मैंने आपको ये सिखाया, फिर सिखा दे रहा हूं। अंडर रूट के अंदर जितने अंकों पे डेसिमल है, अंडर रूट के बाहर उसके आधे कर देना। यहां 2 अंकों पे था, 2 का आधा 1 पे लगा दिया। इधर भी देखो, यहां भी क्या है भाई? 2 अंकों पे डेसिमल है, तो 2 अंकों का आधा 1 पे आएगा बाहर। 9 किसका अंडर रूट होता है? 3 का। और 1 अंक पे डेसिमल, तो 0.3 हुआ अपोन में। ध्यान से देखना भाई, 16 का अंडर रूट 4, लेकिन 2 अंकों पे डेसिमल है तो बाहर आएगा 1 पे, 0.4 गुणा 36 का अंडर रूट क्या है? 6, तो भाई उसका अंडर रूट आएगा 0.6। आपका कहना है जी ध्यान से देखना। अब सोल्व ही करना तो रह गया, सोल्व करना बड़ा आसान है। ध्यान से देखो, पॉइंट से पॉइंट कट गया, पॉइंट से पॉइंट, 3 दूनी 6, तो भाई ये आ गया 11:8। यही सवाल का आंसर है। बड़ी आसानी से हमने निकाल लिया। आप मेरी मेहनत देखिए कि आज स्टूडियो का एसी काम नहीं कर रहा है, लेकिन मेरा जुनून ये है कि मैं बिना एसी के आपको फिर भी एक वीडियो बना दे रहा हूं। मुझे लगता है कि वक्त की कीमत होती है, एसी की कीमत नहीं होती। आगे बढ़िए, चलिए अगला सवाल क्या है कि भाई 28.9 एक्स प्रपोर्शन एक्स रेशो 36.1। मेरे प्यारे भाई ये जो बीच में x दिख रहा है ना, इसी को मीन प्रोपोर्शनल कहते हो कि नहीं कहते हो? बिल्कुल कहते हो। x की वैल्यू पूछ रहा है, x की वैल्यू तो हम ही जानते हैं भाई, अब क्या ही बताएं। तो x बराबर क्या होगा? अंडर रूट ऑफ 28.9 इंटू 36.1। भाई 28.9 को भूल जाओ, ये बताओ ये किसका स्क्वायर लिखा है? 17 का लिखा है। पहले तो तुम 17 लिखो। 361 किसका स्क्वायर होता है? 19 का होता है। ये लिखो, पॉइंट को बाद में देख लेंगे। अब आपका कहना ये है जी, आंसर जब आप निकालोगे तो इन दोनों की गुणा होगी। इन दोनों की गुणा होगी 17 निम्मा 153, 17 कम 17 और 10 27 और 5 32, 323 दिखेगा पॉइंट को अगर इग्नोर कर दूं। 383, 323, 35 और 30.4। तो भाई पॉइंट से मुझे कोई मतलब था नहीं, लेकिन अब अगर आप जानना चाहते हैं सर पॉइंट लगेगा कहाँ, सीखो मेरे प्यारे भाई। यहाँ 1 अंक पे पॉइंट है, यहाँ भी 1 पे है, गुणा होके ये 2 पे आएगा, और अंडर रूट के बाहर 2 का आधा क्या होगा? 1, तो आंसर आएगा 32.3। समझ गए पॉइंट की पोजीशन भी, उसकी कोई खास जरूरत नहीं थी, ऑप्शन ही ऐसे दिए थे। आगे बढ़िए भाई, क्या कहता है कि फाइंड द क्वोशेंट व्हेन द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 7 सही 1/5 एंड 245 इज डिवाइडेड बाय एन इवन प्राइम नंबर।
बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो नंबर सिस्टम की कॉपी खोल लो और वहां मैंने एक लाइन लिखवा रखी है नोट करके, क्या? 2 इज द स्मॉलेस्ट एंड ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 दुनिया का सबसे छोटा और एकमात्र इवन प्राइम नंबर है। तो जिस इवन प्राइम नंबर की बात हो रही है, सवाल बना रहा है बेवकूफ, दुनिया का एक ही प्राइम नंबर इवन होता है, वो कौन होता है? 2। तो दरअसल ये बातचीत हो रही है 2 की। अब ध्यान से सुनना, कह रहा है इन दोनों का मीन प्रोपोर्शनल निकाल लो। मीन प्रोपोर्शनल निकाल लेंगे भाई, दोनों की गुणा करके अंडर रूट 7 पंजे 35 और 1 36/5, तो ये है गुणा 245 ये है, और मीन प्रोपोर्शनल निकालने के लिए होगा अंडर रूट। पहले तो इसे ही सोल्व कर लो। और कह रहा है इसको भाग करना है पूरे को किससे? इसको पूरे को भाग करना है 2 से। भाई कौन सा बड़ी बात है? 5 चौक 20, 5 नम 45, 36 का अंडर रूट 6, 49 का 7 और अपोन में 2, तो भाई 2 3 6, आंसर क्या आ गया? 21। जरा देखना क्या सवाल में सामने 21 रखा हुआ है? तो बड़ा आसान सवाल है 2024 के प्री का, इससे ज्यादा मेहनत इसमें क्या ही करेंगे। आगे बढ़िए। द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 4a² एंड x इज 1/5a। उसने मीन प्रोपोर्शनल दे दिया। जहां कह रहा है कि एक पॉजिटिव नंबर है, तो बताओ x की वैल्यू क्या होगी। अब बताओ भाई x की वैल्यू हम कैसे बताएं? हम तो एक ही बात जानते हैं कि उसके जैसा दुनिया में कोई था, ना कोई है, ना कोई होगा, यही x की कीमत है। ध्यान से देखना मेरे भाई, इन दोनों का क्या निकालना है? मीन प्रोपोर्शनल। किसका? 4a² का और x का। तो भाई मुझे एक बात बताना, 4a² और x का मीन प्रोपोर्शनल अभी तो सिखा के आया, दोनों की गुणा करके अंडर रूट। चलो जी, बराबर क्या दे रखा है? 1/5। मेरे प्यारे भाई, युगेंडा का आदमी भी इस बात को बता देगा कि अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो यहां से आएगा 4a² इंटू एक्स बराबर 1/25a²। दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। x की वैल्यू चाहिए तो इसको इधर ले जाओ, और जब इसको इधर ले जाओगे तो x की वैल्यू क्या आएगी? 1/25 चौका 100, a² इंटू a² इज a² 4, 1/100 a² 4। इससे आसान सवाल क्या होगा? 2024 प्री का सवाल है। आगे बढ़िए। अगला सवाल, इन अ कलेक्शन ऑफ रेयर कॉइन्स देयर इज 1 गोल्ड कॉइन फॉर एवरी नॉन गोल्ड कॉइन। कह रहा है भाई 4 नॉन गोल्ड कॉइन पर 1 गोल्ड कॉइन है। बहुत बढ़िया। यहां लिख देते हैं मेरे भाई गोल्ड कॉइन, सोने का सिक्का। यहां लिख लेते हैं नॉन गोल्ड कॉइन NG। कह रहा है जी एक सोने का सिक्का है, कब? जब नॉन गोल्ड कॉइन आपके 4 हैं। नॉन गोल्ड कॉइन कितने हैं जी? 4। चलो जी, कह रहा है कि 20 नए गोल्ड कॉइन ऐड कर दिए गए इस कलेक्शन में। ठीक बात। द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन टू दैट ऑफ नॉन गोल्ड कॉइन बिकम्स 2:3। जैसे ही 20 नए कॉइन ऐड किए गए गोल्ड के, तो ये रेशो 2:3 हो गया। अरे कितना हो गया? 2:3 हो गया। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इन द कलेक्शन विल नाउ बिकम। मेरे भाई अब टोटल नंबर ऑफ कॉइन पूछ रहा है। फिर वही सवाल आ गया, ध्यान से देखो जो अभी पहले करके आए हैं। क्या इस सवाल में कहीं नॉन गोल्ड कॉइन में कोई चेंज हुआ है? आप कहेंगे जी मतलब ही नहीं, सिर्फ एक ही चेंज हुआ है, 20 सोने के सिक्के ऐड हुए हैं। तो भाई नॉन गोल्ड को तो सेम होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में कर दो सेम। यहां गुणा 3, यहां गुणा 4, इसमें 3 की गुणा तो इसमें भी 3 की गुणा, इसमें 4 की तो इसमें भी 4 की। आपका कहना है जी अभी यह स्थिति आ रही है कि ये 12 है और ये भी क्या आ गया? 12। यहां की बात करूं तो ये 3 और ये आया 8। अब रेशो के हिसाब से जरा मुझे बताना मेरे प्यारे भाई, गोल्ड कॉइन रेशो के हिसाब से कितने बढ़े? आप कहेंगे 3 से 8 हुए तो 5 बढ़े। कितने बढ़े? रेशो के हिसाब से कितने बढ़े मेरे प्यारे भाई? यहां शायद नहीं दिख रहा, तो रेशो के हिसाब से कितने बढ़े? 5 बढ़े। रेशो के हिसाब से 5 बढ़े। अगर रेशो के हिसाब से मेरे प्यारे भाई 5 बढ़े, सवाल कह रहा है जी 5 नहीं बढ़ रहे तो 20 है। तो 1 बराबर कितने हैं मेरे भाई? 4। अरे 1 बराबर कितना है? 4। आपसे सवाल क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है कि बढ़ने के बाद वो कितने हो गए। जरा मुझे बताना ओरिजिनल कितने थे? 12 और 3 15। अरे ओरिजिनल कितने थे? 15। 1 की वैल्यू 4 तो 15 की वैल्यू 15 चौका 60। ये तो इनिशियल आया, ये आया इनिशियल नंबर। लेकिन 20 बढ़े भी तो हैं। अगर 20 बढ़े हैं तो प्लस क्या कर दो? 20, तो फाइनल नंबर क्या आ गया? 80। तो यही फाइनल नंबर है और इतना ही आपको इस सवाल में सोचना था। आगे बढ़िए। अगला सवाल,
A payment of rupees 120 is made with rupees 10, rupees 5 and rupees 2 coins. A total of 25 coins are used. मेरे भाई इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क करो। सबसे पहले तो यही वो नया टाइप है जो इस बार सीजीएल 2025-24 के प्री में आया है। जिन बच्चे अभी पढ़े हैं रिसेंटली मुझसे, उन्हें तो मैंने ये क्लास में करा दिया। आप तो हो जाइए निश्चिंत और आप तो करिए इस वीडियो को बंद। यही सवाल करा रखा है मैंने क्लास में और तुरंत आंसर बता दो। और अगर आंसर नहीं बता रहे हो ना बेशर्मो, तो जाओ अभी मुंह धो लो और ठंडा पानी पी लो और घर वालों को कह दो कि मुझसे जीवन में कुछ नहीं होगा। अगर आप आंसर बता पा रहे हैं, चद्दर तान के सो जाओ और एक बार जाके शीशे में खुद से 3 बार जाके आई लव यू बोलो। भाई तेरे से बढ़िया आदमी नहीं है, तुरंत तूने सवाल निकाल दिया। एक बार पढ़ा था पहले, आज तुरंत आंसर दे रहा हूं। लेकिन जिन बच्चों ने सवाल पहले नहीं किया, बहुत पहले पढ़े हैं, आपको नया तरीका सिखा रहा हूं। ये नया टाइप है, बहुत ध्यान से समझना मेरे भाई। क्या कहता है? अ पेमेंट ऑफ रुपीज 120, 120 रुपए का पेमेंट 3 सिक्कों में किया जाता है, 10, 5 और 2 में। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स 25 है और कुल पैसा पूछ रहा है 10 पैसे के कितने सिक्के हैं। जरा ध्यान से सुनना मेरे भाई। जब 2024 का प्री हुआ ना बाबू, तो उस टाइम जो अच्छे बच्चे थे हमारे पढ़ाए हुए और जो पेपर देकर आए, उनसे जब हमने पूछा कि भाई तुम कितने करके आए, उसने कहा कि सर 25 नहीं, मैं 24 करके आया। मैंने पूछा भाई एक सवाल क्यों छोड़ के आया? बच्चे ने आके उस टाइम ये कहा कि सर मैं छोड़ के नहीं आया, रेशो का एक सवाल ही गलत आया पेपर में। उस टाइम तो उसने यही बताया। आपको भी ये सवाल अभी गलत ही लगेगा, बताऊंगा क्यों गलत लगेगा। लेकिन जब सवाल आंसर की आ गई और इस सवाल को हमने गौर से देखा, ये गलत नहीं है, बस सोचने में थोड़ी भूल हुई। गलत क्यों सोच रहा था, पहले तो उसका जवाब सुनो। आप ये कहोगे जी एक सिक्का 10 का, एक सिक्का 5 का और एक सिक्का है मेरे प्यारे भाई 2 का। एक सिक्का 10 का है, एक सिक्का 5 का है और एक सिक्का 2 का है। कह रहा है जी टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स 25 है। मैंने मान लिया 10 के जो सिक्के हैं वो ए है, 5 के जो सिक्के हैं वो बी है और 2 के जो सिक्के हैं वो सी है। अरे 10 के सिक्के को हमने कितना मान लिया मेरे भाई? ए मान लिया। चलो जी, अब सवाल कह रहा है जी टोटल सिक्के जो है वो बैठ रहे हैं 25। तो पहली बात तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई? 25। ये एक इक्वेशन बन गई। फिर आप कह रहे हैं जी कुल पैसे जो थे वो 120 हैं। चलो जी कुल पैसे भी बना लेते हैं। अगर ए सिक्का है और हर सिक्के की कीमत 10 है, तो यहां से टोटल पैसे 10 ए हुए। अरे एक सिक्के की कीमत 10 रुपए, सिक्के ए हैं तो टोटल पैसे 10 ए हुए। एक सिक्के की कीमत 5 रुपए, बी सिक्के हैं तो टोटल कीमत 5 बी हुई। एक सिक्का 2 रुपए का, सी सिक्के हैं तो टोटल कीमत 2 सी हुई। और यहां से टोटल कीमत 120 आ गई। अब यह सवाल फंस के खड़ा हो गया। कारण यह है कि गणित का यह मूलभूत सिद्धांत है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है कि इस सवाल के अंदर मेरे प्यारे भाई वेरिएबल हो गए 3 और इक्वेशन है 2, कभी सोल्व नहीं हो सकते। 3 वेरिएबल 2 इक्वेशन से सोल्व नहीं होंगे। फॉर कैलकुलेटिंग द n इक्वेशंस अ क्वेश्चन, फॉर कैलकुलेटिंग द n वेरिएबल्स अ क्वेश्चन शुड हैव n इक्वेशंस। तो अगर 3 वेरिएबल हैं तो इक्वेशन भी 3 ही चाहिए थी, ऐसी तो नहीं दिख रही। इसलिए बच्चा कह रहा है सवाल गलत लग रहा था। लेकिन एक बात तो सोचो, अरे मेरे प्यारे भाई सिक्का कभी 2.5 हो सकता है, 1.5 हो सकता है, 3.5 हो सकता है। कैसे होगा? आपको बीच में से काटना पड़ेगा आरी से। बीच में से अगर आपने 5 का सिक्का काट दिया, वो 5 का बचा कहां? भारत सरकार क्या उसको मान लेगी क्या? तो भाई ऐसी स्थिति में यहां एक और इक्वेशन के तौर पर काम कर रहा है स्टेटमेंट। वो कौन सा है कि द वैल्यू ऑफ द कॉइन्स इज ऑलवेज इन इंटीजर फॉर्म। वो हमेशा इंटीजर में होगी जो भी कोइंस की संख्या होगी। तो मेरे प्यारे भाई यही तीसरी इक्वेशन के रूप में यहां काम करेगा। अब देखो बड़ी आसानी से मैं इस सवाल को सोल्व कर लेता हूं। कैसे सोल्व कर लेता हूं, जरा बात को समझना। सबसे पहले एक वेरिएबल को हटा लो। एक वेरिएबल हटाने के लिए आपने ऊपर 2 की गुणा कर दी, तो ये 2a 2b 2c और 25 गुणा 2 बराबर हो गया 50। अब आपका कहना है जी कुछ मत करो, नीचे वाली इक्वेशन में से ऊपर वाली को घटा दो, नीचे वाली में से ऊपर वाली को घटा दो। तो भाई जब ये घटेगा यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो भाई ये तो गया कट। प्लस का 2c माइनस का 2c क्या हो गया? कैंसिल। 10a माइनस 2a 8a प्लस 5b माइनस 2b 3b बराबर 120 माइनस 50 70। ये एक इक्वेशन आ गई।
अब मुझे बताना है ए की वैल्यू क्या हो सकती है। एक बात पहले से तय है कि ए, बी और सी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, होगी इंटीजर, ना डेसिमल में हो सकती, ना फ्रैक्शन में हो सकती, क्योंकि ना 2.5 सिक्का होता, ना 4.5 सिक्का होता, सिक्का या 2 होता है, या 3 होते हैं, या 4 होते हैं। तो चलो भाई पहला ऑप्शन उठाओ, आगे मैं सोल्व नहीं कर रहा हूं, पहला ऑप्शन उठाओ। ये जो ऑप्शन में दे रखे 10 रुपए के सिक्के की गिनती है, तो ए मानी है तुमने, मतलब ऑप्शन में तुम्हें ए की वैल्यू दे रखी है। देखो भाई अगर मैं ए की वैल्यू 6 रखूं तो ये 6 गुणा 8 48 हुआ। 48 जब इधर जाएगा तो 70 माइनस 48 क्या होगा भाई? 70 माइनस 48 22 होगा। क्या ये 22 इस 3 से कट जाएगा? कभी नहीं कटेगा, पॉइंट में वैल्यू आएगी, तो ये तो आंसर नहीं है, हटा दो। चलो जी, पहला ऑप्शन हमने काट दिया, पॉइंट में वैल्यू आ रही थी ए की, जो कि पॉसिबल नहीं है। दूसरी वैल्यू उठाओ 4। अगर मैं ए को 4 रखूं, 8 चौक 32 आएगा, और जब यहां 70 माइनस 32 करूंगा बाबू, तो आपका कहना है जी 48 आएगा। कितना आएगा? 48 आएगा। बिल्कुल गलत कह रहा हूं मैं, फिर ये आएगा 38। कितना आएगा मेरे भाई? 38 आएगा। कितना आएगा मेरे भाई? 38 आएगा। क्या 38 3 से कट जाएगा? कभी नहीं कटेगा, डेसिमल में वैल्यू जाएगी, आंसर पॉसिबल नहीं है। चलो जी 10 को उठाओ। जब आपने ए को 10 रखा, जैसे ही आपने ए को 10 रखा तो 80 हो गया मेरे भाई, टोटल वैल्यू 70 है, 80 तुम इधर ही लेके बैठे हो। क्या मतलब होता है इस बात का? 3 ऑप्शन कट गए, एक ही ऑप्शन बचा। चेक करना चाहते हो? कर लो, देख लो। 8 रखो इसको, 8 8 64, इधर घटा 70 में से 64, तो 6 बचा। क्या 6 3 से कट जाएगा? आप कहोगे जी बिल्कुल कट जाएगा, 2 आएगा। इसका मतलब ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है, और यही आंसर है। ये बेस्ट पॉसिबल अप्रोच है न्यू टाइप्स ऑफ कॉइन्स के क्वेश्चन पे, जो 2025 में पूछा गया है। इसे अपनी कॉपी में उतार लीजिए, अगर आपने अब तक नहीं किया, काम आएगा। अब ये एग्जाम में पूछा जाएगा, 2-3 साल मार्केट में रहेगा। अगला सवाल बिल्कुल सेम टाइप का सवाल ये भी है। क्या कहता है कि आर पेज ₹100, इस बार पैसा 100 रुपए दिया है, सिक्के हैं 5 का, 2 का और 1 का। चलो जी, एक तो 5 का सिक्का है मेरे भाई, 2 का सिक्का है और 1 का सिक्का है। आगे बढ़ो। हमने मान लिया जी इसके सिक्के की वैल्यू ए मान लेते हैं, इसकी बी और इसकी सी। आपका कहना है सर टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स 40 है, मतलब इन तीनों को जोड़ के जो आएगा वो 40 आएगा। बहुत बढ़िया, आ गया भाई। आगे बढ़ो। व्हाट इज द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन 5? सबसे पहले वैल्यू बताओ कितनी है टोटल? 100। तो चलो एक सिक्के की कीमत 5 रुपए, ए सिक्के हैं तो टोटल वैल्यू हुई 5 है। एक सिक्के की कीमत 2 रुपए, बी सिक्के हैं तो टोटल वैल्यू हुई 2b। एक सिक्के की कीमत 1 रुपया, सी सिक्के हैं तो टोटल वैल्यू हुई c, और बराबर आ गया 100। वही सेम कहानी बन गई मेरे प्यारे भाई। इसमें तो और भी मामला आसान होता हुआ दिख रहा है। कैसे दिख रहा है जरा ध्यान से देखना, यहां तो कोई मल्टीप्लाई भी नहीं करनी। एक काम करो, इसको घटा दो इसमें से, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो सी तो कट गया। 5a माइनस ए 4a, 2b माइनस बी बी, और 100 माइनस 40 60। ये आ गई वो इक्वेशन जिससे अब हम तय करेंगे कि आंसर क्या होगा। उठाओ ऑप्शन। ये जो वैल्यू दे रखी है ये ए की वैल्यू दे रखी है, क्योंकि 5 रुपए के सिक्कों की संख्या हमने ए मानी है। इधर आओ भाई, ध्यान से देखो। अगर मैं 16 ले लूं, 16 चौका 64, 64 इधर जाएगा भाई, ये 60 है, 64 तो तुम यही लिए बैठे हो, कहां से आंसर हो जाएगा? इधर आ जाओ। 17, 17 चौका 68, अरे ये तो बड़ा हो गया, टोटली 60 बनना है, दोनों को जोड़ के 68 यहीं आ गया, कैसे पॉसिबल है? 18 चौक 72, भाई टोटली 60 चाहिए, 72 यहीं आ गया, कैसे पॉसिबल है? 3 ऑप्शन कट गए, चौथा आंसर। और इतना ही आपको इस सवाल में सोचना था, इसको भी नोट कर लीजिए। 2 सवाल मोर देन सफिशिएंट है इस टाइप के, ये नया टाइप कॉइन्स का पूछा गया है। तो चलिए भाई देखिए अगला सवाल। मेरे प्यारे भाई सवाल क्या है? अमन हैज सर्टेन नंबर ऑफ नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन ₹20 एंड ₹10 विच अमाउंट्स टू ₹390। मेरे भाई कुछ 20 रुपए के सिक्के हैं, कुछ 10 रुपए के, और कुल पैसा जो उनसे बना है वो 390 बना है। इफ द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ईच काइंड्स आर इंटरचेंज, अगर मैं इनको इंटरचेंज कर दूं तो जो नया अमाउंट है वो 90 कम रहेगा पहले से। फाइंड द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 20 डिनोमिनेशन। ये 20 रुपए के सिक्कों की संख्या दे रखी है मेरे प्यारे भाई। अगर मैं 20 रुपए के सिक्कों की संख्या 16 मान लूं, पहला ऑप्शन उठा रहा हूं मैं, क्या 16? अगर 16 उठा ली मैंने तो टोटल 320 रुपए हुए। अरे कितना हुआ भाई? टोटल हुआ 320 रुपया। तो फिर 10 रुपए के सिक्कों की जो संख्या आई, आपको और कितने चाहिए? 70 रुपए। तो वो 7 निकल के आई। वो क्या निकल के आई? 7 निकल के आई। आपका कहना जी इंटरचेंज कर दो। अगर इंटरचेंज करूं तो इसका मतलब अब यहां 7 होगा
और यहां क्या होगा 16। ये कितना बन रहा है अब 140, और ये कितना बन रहा है 160। क्या 390 से, क्या 390 से ये 300 बन गया? आप कहेंगे जी बिल्कुल बन गया। इसका मतलब 90 रुपए घट भी गया, बिल्कुल घट गया। तो ऐसी स्थिति में मेरे प्यारे भाई सोचना क्यों है? आंसर क्या हो गया 16। देखो मैं क्यों कह रहा हूं इस सवाल में मेरे प्यारे भाई, दूसरा काम आप क्या करेंगे बाबू? दूसरा काम यही करेंगे कि एक को पी मानो, एक को क्यू मानो, चक्कर में पड़ते रहोगे, पी और क्यू में रह जाओगे। इस तरह के सवाल को देखते ही ऑप्शन से उड़ा दो। आपका कहना है जी आपने तो वही ऑप्शन चुन लिया जो सही था। भाई मैंने चुना नहीं, मैं तो पहला चुना था, वो सही निकल गया, मैं क्या करूं? आपका कहना है जी दूसरा चेक करके दिखाओ वो गलत कैसे हुआ। दिखाता हूं, चलो ये सही समझ में आ गया कैसा हुआ। चलो अब दूसरा देखो गलत कैसे हुआ। मैंने कोई सोच समझ के नहीं ऑप्शन चुना, पहला वही लिखा था तो मैं क्या किया, मैंने पहला वही चेक कर लिया। चलो दूसरा चेक करके दिखा देता हूं। देखो अब ये गलत कैसे होगा। आपने कहा जी हमने मान लिया 20 के सिक्के 12 हैं, तो 12 गुणा 20 240 रुपए हो गए यहां से। आप कहेंगे जी बिल्कुल हो गए। और कितने चाहिए? आपका कहना है जी 150 और चाहिए, तभी 390 बनेंगे। 150 बनाने के लिए 10 का सिक्का है, तो आपका कहना है जी 15 सिक्के चाहिएंगे। चलो ये आ गई सिक्कों की संख्या। इंटरचेंज करो, अगर यहां 15 लिखूं और यहां 10 12 लिखूं, जरा देखना 300 आता है क्या? 15 गुणा 20 यही अकेला 300 हो गया। ये तो अभी बचा ही हुआ है, तो कहां से 300 बन जाएगा? इसलिए ये आंसर पॉसिबल नहीं है। मेरे प्यारे भाई चेक करना भी छोड़ सीख गए, रिजेक्ट करना भी सीख गए। अब इससे ज्यादा और क्या ही सीखोगे, सीधे पेपर में बैठ जाओ। आगे बढ़िए। अब मनी बैग कंटेन्स 1 रुपी, 5 रुपी एंड 10 रुपी coins in the ratio 3:5:7 respectively. If the total amount in the bag is 980, then find the number of 10 रुपी coins. मेरे प्यारे भाई इसमें कोई बेईमानी मत करना। 2025 से पहले 2 ही टाइप सिखाता हूं मैं हमेशा। क्या 2024 में नया टाइप जो कोइंस का आया है उसको अगर छोड़ दूं तो उससे पहले तो मैं 2 ही टाइप सिखाता रहा कि या तो वैल्यू का रियल डाटा होगा और क्वांटिटी का रेशो होगा, टाइप 1। दूसरा टाइप क्या सिखाता हूं कि क्वांटिटी का रियल डाटा, वैल्यू का रेशो, टाइप 2। क्या टाइप 1 का सवाल नहीं दिख रहा सीधे? तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? क्या कह रहे हो जी 1 रुपी, 5 रुपी और 10 रुपी, ये 3 सिक्के हैं। आपने कहा जी इनका जो रेशो है वो 3:5:7 है। ये क्वांटिटी का रेशो है मेरे प्यारे भाई। किसका? क्वांटिटी का। आप इसे वैल्यू में कन्वर्ट करिए। आप कहेंगे जी वैल्यू में कन्वर्ट कर लेंगे, लेकिन आपने एक बात सिखा रखी है कि सबसे पहले कैलकुलेशन को घटाने के लिए ऐसा कर लिया करो, ये सुनिश्चित कर लिया करो कि 10 पैसे की सिक्कों की संख्या 10 से कटे, 25 पैसे की 5 से और 10 पैसे की 10 से। मेरे प्यारे भाई यहां तो पैसे ही नहीं है, यहां तो सीधा क्या है, रुपए हैं। तो जरा देखना 10 रुपए के 7 सिक्के कितने रुपए बनेंगे? 70। 5 रुपए के 5 सिक्के रुपए बनेंगे 25। 1 रुपए के 3 सिक्के रुपए बनेंगे 3। तीनों को जब जोड़ोगे तो 95 और 3 98 तो आया मेरे प्यारे भाई। अरे जोड़ के रेशो के हिसाब से क्या आया? 98। और सवाल कह रहा है जी 980 है, तो क्या 1 की वैल्यू 10 हो गई? क्या 1 की वैल्यू क्या हो गई? 10। अगर 1 की वैल्यू 10 हो गई तो 10 रुपए के सिक्कों की संख्या पूछ रहे हैं। 10 रुपए के सिक्कों की संख्या 7 थी, तो 1 की वैल्यू 10 तो 7 की वैल्यू 70। सवाल का आंसर ये तो वही पुराने वाला टाइप है, इसमें तो कुछ नया है ही नहीं। कोइंस बेस्ड क्वेश्चन में हम 2 टाइप पहले से पढ़ते आए हैं। आगे बढ़िए। If x varies inversely as y and x is equal to 2 when y is equal to 6, then what is the value of y when x is 3? मेरे प्यारे भाई मैंने आपको कॉपी में प्रोपोर्शनलिटी बेस्ड क्वेश्चंस पढ़ाए और मैंने आपको वहां 2 बातें सिखाई। एक होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आ जाओ यहां रिवाइज कर लो। एक होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या सिखाया था मैंने सिखाया था जी डायरेक्टली का रिलेशन तो ये बनेगा क्या, x1 अपॉन x2 बराबर y1 अपॉन y2। अरे याद है कि नहीं? और इनवर्सली का रिलेशन क्या सिखाया था? वो उल्टा हो जाता है उधर वाला। इनवर्सली में बनेगा x1 अपॉन x2 बराबर y2 माइनस अपॉन y1। ये दोनों रिलेशन मैंने आपको सिखा रखे हैं। चलो भाई सवाल है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का, दूसरे वाला रिलेशन उठा लो। x1 अपॉन x2 बराबर y2 अपॉन y1। बस वैल्यू पुट करनी रह गई। बताओ जी x1 कितना है मेरे प्यारे भाई? x1 है 2, रख दो। x1 2 हुआ। x2 कितना है मेरे प्यारे भाई? x2 है मेरे प्यारे भाई 3। बाबू x2 की जगह 3 रख दो।
अब मुझे बता मेरे प्यारे भाई, y क्या दे रखा है बेटा, y 6 दे रखा है बाबू, ये y1 है, y1 है बाबू, तो y1 की जगह क्या रखेगा 6, और y2 तुझे निकालना है मेरे प्यारे भाई। अब क्या ही घबराना रह गया, आपका कहना है जी ये इससे 2 बार कट गया, 2 इसमें गुणा करोगे तो y2 बराबर क्या हो गया 4, y2 बराबर क्या हो गया 4। सवाल में आंसर है, दोनों रिलेशन पहले भी पढ़ा रखे हैं, बाई चांस अगर चूक गए हो नोट कर लो अपनी कॉपी में, इतनी सी बात आपको समझनी है, इससे ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। चलिए भाई, ये शायद आपको दिख नहीं रहा तो मैं इसको ऊपर लिख देता हूं, x1 अपॉन x2 बराबर y2 अपॉन y1, ये लिखा है अगर नीचे नहीं दिख रहा है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। A function of two variable varies directly with x and inversely with y. x के साथ डायरेक्टली रिलेट करेगा और y के साथ इनवर्सली। डिटरमाइन द फंक्शन व्हेन x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 3, गिवन दैट फॉर x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1 एंड f इज इक्वल टू 15। फॉर x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 15, f इज इक्वल टू 2। बहुत ध्यान से मेरी बात सुन लेना, सवाल का आंसर जबरदस्ती तो कोई भी निकाल दे, सवाल का आंसर जबरदस्ती तो कोई भी निकाल दे, लेकिन सच बात यह है कि इस सवाल को बनाते टाइम जवाब तो इसका मैं भी निकालूंगा, सॉल्यूशन भी करूंगा और आपको तरीका भी सिखाऊंगा। सच बात यह है कि एसएससी से इस सवाल को बनाने में ही गलती हुई है। यह सवाल अभी के हिसाब से जो है ना, जो लैंग्वेज एसएससी ने दी है ना मेरे प्यारे भाई, इसका 7 जन्म उत्तर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा देखो अभी समझाता हूं, और लैंग्वेज एसएससी को क्या देनी चाहिए थी ये भी सीख लो। एसएससी कह रही है कि भाई x के साथ इनवर्सली रिलेशन होगा और y के साथ इनवर्सली और x के साथ डायरेक्टली। मैंने कह दिया भाई f जो होगा वो डायरेक्टली रिलेट करेगा x से और इनवर्सली रिलेट करेगा y से। तो आपका कहना है जी बड़ा आसान है, f1 अपॉन f2 बराबर कह दो x1 अपॉन x2 इंटू y2 अपॉन y1 के। अरे किसके? इंटू y2 अपॉन y1 के। मेरे प्यारे भाई जरा देखना तो, लगाना इस पे पहली कंडीशन। पहली कंडीशन कह रही जी x 0 करो y 1 करो तो f 15 आएगा। भाई आपने f को 15 लिया, आपने f कहा जी f 15 है, जैसे ही आपने x को 0 किया, क्या इसके 15 आने की कोई संभावना है क्या? बिल्कुल नहीं है। आप बेसिक से भी चले जाओ, आप ये कहोगे जी f बराबर मान लो k x अपॉन y। लो अब कर लो, f 15 है, k मुझे नहीं पता लेकिन x 0 है और अपॉन y, और किसी के मल्टीप्लाई में 0 आ गया तो ये 15 कैसे आएगा? इसका मतलब ये सवाल एसएससी ने गलत फ्रेम किया है। एसएससी को यहां लिखना क्या चाहिए था? एसएससी को लिखना चाहिए था कि द फंक्शन f कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ टू वेरिएबल्स। ये बात बतानी चाहिए थी कि f जो है वो 2 वेरिएबल के सम से एक्सप्रेस किया जा सकता है, तब जाके सवाल का आंसर आता। देखो उस सवाल का आंसर आ जाएगा। एसएससी अगर ये बात नोट कर देती, क्योंकि जो एसएससी ने दिया है वो तो ये है, आप देख चुके ये फेल हो जाएगा। अब आओ उस बात पे जो ये सवाल एसएससी बनाना चाहती है, भावनाओं को हम समझ गए एसएससी की, अब ध्यान से समझना। एसएससी कहना यह चाहती है कि f जो है वो 2 फंक्शन का सम होगा, तो एक को ax ले लिया और दूसरे को ले लिया b अपॉन y। अब देखो ये f जो है 2 वेरिएबल के सम के रूप में एक्सप्रेस हो गया। ये बात एसएससी को लिखनी चाहिए थी। अब भाई पहली कंडीशन इस पे लगा दो, क्या? f है जी 15, आपने लिखा 15, x है 0, 0 इंटू a क्या हो गया 0, प्लस b मुझे निकालना है और y कितना दे रखा है 1, तो यहां से b की वैल्यू पता लग गई कितनी 15। अरे b की वैल्यू कितनी आ गई 15। चलो जी अब दूसरी कंडीशन लगाओ इसी पे ही। दूसरी कंडीशन क्या है जी? x को तो कर दो 1, y को कर दो 15, x को 1 कर दो, y को 15 कर दो, f 2 होगा, तो f 2 होगा, x को 1 कर दो आप, b अपॉन y कितना है मेरे भाई? y आपको अभी निकाला, b 15 निकाला, तो भाई b को 15 ही रख दो ना, b को आपने 15 ही रख दिया और y भी कितना दे रखा है 15। 15 से 15 कितने बार कट गया? एक बार, ये इधर आके घट जाएगा तो a की वैल्यू भी निकाल लाया मैं 1। बस इस इक्वेशन में मैंने अब तक दोनों वैल्यू पुट की है, a भी आ गया b भी आ गया। अब देखो सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है जी ये बताओ अगर
x 1 हो, y 15, f2 दे दिया। अब आपसे पूछा है कि आप बताओ अगर x 5 हो और y 3 हो तो f कितना होगा। अब निकाल दो भाई, f कितना होगा। a की वैल्यू 1 है, x कितना है भाई, x है 5, तो रख दो 5 प्लस b कितना है मेरे प्यारे भाई, b निकाला है हमने 15 और अपॉन y है 3, 3 पंजे 15 और 5 प्लस 5 क्या आ गया, 10 आ गया। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं जो लैंग्वेज एसएससी ने ये लिखी है इससे सवाल का आंसर 10 नहीं आ सकता, वो लैंग्वेज गलत है। टेक्निकली अगर आप इमेजिन करेंगे तो एसएससी को ये लिख के देना चाहिए कि फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ टू वेरिएबल्स। लेकिन इस तरह के ब्लंडर एसएससी ने पहली बार नहीं किए, पहले भी बहुत किए हैं। एसएससी सुधरने वाली नहीं है। आगे बढ़िए, क्या कह रहा है जी, x वेरीज डायरेक्टली विद द क्यूब ऑफ y, x varies directly with the cube of y and inversely with the square of z। चलो जी, आपका कहना है जी x जो है वो वेरी करेगा y के क्यूब से डायरेक्टली और z के स्क्वायर से इनवर्सली। यही तो रिलेशन बना, यही तो रिलेशन बना। आप कहेंगे जी यही बना। अब अगर मैं आप इसको सोल्व करना चाहूं तो आप कहोगे जी बड़ा आसान है मामला, x1 अपॉन x2, वही पुराने वाले रिलेशन लगा रहा हूं। इनवर्सली वाला जो है उसको तो सीधा ही लिखो, y1 क्यूब अपॉन y2 क्यूब। लेकिन इनवर्सली वाले को डायरेक्टली वाला सीधा आएगा और इनवर्सली वाला उल्टा, तो ऊपर आएगा z2 अपॉन z1 और इन पे क्या लगा है, स्क्वायर। बस भाई अब सीधी वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। क्या कह रहा है जी, x जो है वो 1/36 है, x1 को रखो 1/36। बहुत बढ़िया। x2 मुझे पता नहीं, x2 को यहां लिख लो। y जो है, y1 जो है वो 2 है, रखो भाई y1 को 2 रखोगे, 2 का क्यूब 8। z1 जो है 3 है, 3 का स्क्वायर 9। बहुत बढ़िया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 800x, 800x की वैल्यू बतानी है। व्हेन y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3, y2 दे दिया 3, 3 का क्यूब 27। चलो z2 भी दे दिया 5, 5 का स्क्वायर 25। भाई ध्यान से देखना, सबसे पहले आपको ये सवाल सोल्व जब भी करना है तो आप इस बात को मानते होंगे मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, तो ये इधर, बाकी सब इधर। तो ध्यान से देखना, x2 तो चला गया उधर, यहां क्या बचा, 1/36। ये जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट था ये तो जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये वाला हिस्सा आएगा डिवाइड में। क्या मुझे x की वैल्यू चाहिए? जी नहीं, मुझे 800x की वैल्यू चाहिए। तो आपका कहना है जी थोड़ा सा सोल्व कर दो, 9 चौक 36। और क्या कुछ सोल्व हो सकता है? आप कहेंगे जी और तो सोल्व हो नहीं सकता। तो ऐसी स्थिति में मेरे भाई 25 अठे कितना हो गया, 200, और 200 चौका कितना हो गया, 800। अगर इस पूरे को मैं इधर शिफ्ट कर दूं तो ये 800 ही तो बन रहा है। तो आप कहोगे जी बिल्कुल बन रहा है, 800x बराबर आ गया 27। यहां तो 27 ही तो बच गया था। तो यही सवाल का आंसर हो गया। इतना सा कैलकुलेशन आपको करना था। प्रोपोर्शनलिटी का बेहतरीन सवाल है और बहुत अच्छा सवाल है। आगे बढ़िए, चलिए भाई अगला सवाल देखते हैं। क्या कहता है, द इनकम ऑफ पी क्यू एंड आर इन द रेशो 10:12:9 एंड देयर एक्सपेंडिचर आर इन द रेशो 12:15:8। इफ क्यू सेव्स 25% ऑफ हिज इनकम देन व्हाट इज द रेशो ऑफ सेविंग ऑफ पी क्यू एंड आर। मेरे प्यारे भाई अपनी कॉपी खोलो और उस कॉपी में मैंने रेशो के अंदर इनकम एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चंस का जो टाइप है उसमें 2 टाइप के सवाल कराए, एक सिंगल रेशो बेस्ड क्वेश्चन और एक डुअल रेशो बेस्ड क्वेश्चन। कितने रेशो दिख रहे हैं, 2। तो ये है डुअल रेशो बेस्ड क्वेश्चन। जितने लोग पढ़ चुके हैं वीडियो को यहीं रोको और जल्दी इसका आंसर बताओ। मुझे पूरा यकीन है आप बता दोगे, क्योंकि मेरे इज्जत के कचरे तो तुमने पहले भी करवाए ना बेटा। जब जब सवाल पूछे क्लास में कौन सा बता दिया था जो यहाँ बता दोगे, पर फिर भी उम्मीद पे दुनिया कायम है और मुझे उम्मीद है तुम पेपर में जरूर बताओगे। यहाँ तो जो चल रहा है चलने दो। मेरे प्यारे भाई पी, क्यू और आर ये 3 लोग हैं। आपका कहना है जी इनका क्या क्या रेशो दे रखा है। इनका दे रखा है मेरे प्यारे भाई इनकम का रेशो, और वो इनकम का रेशो क्या है, वो इनकम का रेशो है 10:12:9। एक्सपेंडिचर का रेशो क्या है, एक्सपेंडिचर का रेशो है 12:15:8।
12:15:8। क्या कह रहा है कि Q सेव्स 25% ऑफ हिज इनकम। मैंने कहा था कि एक डाटा आपको सवाल हमेशा ऐसा देगा जो इन दोनों रेशो को आपस में कनेक्ट कर सके। वो आ गया, ये रहा डाटा। क्या कहता है? 25%। 25% का मतलब मेरे प्यारे भाई जरा ध्यान से देखना, 1/4 होगा क्या? 1/4 होगा क्या? आप कहेंगे जी बिल्कुल होगा। ऑफ किसके साथ लगाया? इनकम के। तो अगर ये 4 रुपए इनकम है तो मेरे प्यारे भाई एक सेविंग हुई। मैंने आपको सिखाया था कि यहां से वही रेशो निकालना है जो यहां गिवन है। तो यहां से भी मुझे इनकम और एक्सपेंडिचर का ही रेशो निकालना है क्योंकि सवाल में वही गिवन है। तो भाई इनकम तो है, एक्सपेंडिचर निकाल लो। 4 में से 1 बचा लिया तो खर्च 3 किया बाबू। आप कहेंगे जी बिल्कुल किया। तो यहां से इनकम और एक्सपेंडिचर का जो रेशो आया वो आया 4:3। अरे कितना आया मेरे प्यारे भाई? 4:3। मतलब क्यू के लिए मुझे इस रेशो को 4:3 बनाना है। मिक्सचर बेस्ड क्वेश्चन में मैंने आपको एक रेशो को दूसरे रेशो में बदलना सिखाया है। जिन्होंने नहीं सीखा यहां सीख लीजिए। मेरे प्यारे भाई मुझे 12:15 को बनाना है 4:3। सबसे पहली चीज याद रखेंगे, जब भी एक रेशो को दूसरे रेशो में लाना हो सबसे पहले उसे बराबर करो। 12 और 15 कहां बराबर होंगे? 60 पे। तो यहां 5 की गुणा और यहां 4 की। अब ये दोनों बराबर हो गए, मतलब 1:1 में आ गए। मुझे रेशो बनाना है 4:3। तो भाई यहां 4 की गुणा और यहां 3 की। एक फायदा नजर आया। क्या फायदा? ये नजर आया मेरे प्यारे भाई कि भाई 4 से 4 कट सकता है। 4 से 4 क्या हो सकता है? कट सकता है। तो ऊपर गुणा करनी पड़ेगी 5 की और नीचे गुणा करनी पड़ेगी 3 की। पूरे रेशो में ऊपर 5 की गुणा कर दो और नीचे 3 की। जरा यहीं से देख लेते हैं, बात बन जाए, नहीं तो नहीं बनी तो आगे बढ़ेंगे। ये 50 हुआ और ये 36 हुआ। 50 रुपए में से 36 रुपए खर्च कर दिए तो बचे कितने? 14। जरा देखना यहाँ 14 दे रखा है क्या कहीं? यहाँ तो 15 है, आंसर नहीं। यहाँ 14 है, हो सकता है। यहाँ 21 है, आंसर नहीं। यहाँ 21 है, आंसर नहीं। तो मैं आगे सवाल क्यों निकालूं? मुझे यहाँ 14 मिल गया, एक ही ऑप्शन में दिख रहा था। टाइम बचाया करते हैं। ये डुअल रेशो बेस्ड क्वेश्चन इनकम एक्सपेंडिचर पे दुनिया भर के करा रखे हैं आपको, कोई नई बात नहीं है। द मंथली इनकम ऑफ ए बी एंड सी आर इन द रेशो 2:9:3। उसका एक्सपेंडिचर दे रखा है 3:9:5। इफ एज सेविंग इज हाफ ऑफ हिज टोटल इनकम देन सेविंग ऑफ ए बी एंड सी आर। ये आपका होमवर्क है। अब बिल्कुल सेम टाइप का सवाल है, थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। क्या कह रहा है कि ए की सेविंग उसकी इनकम की आधी है। तो अगर ये इनकम है, ये उसकी सेविंग है, एक्सपेंडिचर भी एक हुआ। यहां से डायरेक्ट ए का इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशो निकाल लो। कितना? 2:1। बस इसको सेटिस्फाई करा दो ए में। पिछले सवाल की तरह बिल्कुल सेम क्वेश्चन है और मुझे उम्मीद है आप निकाल लेंगे। आगे बढ़िए। द कॉस्ट ऑफ डायमंड वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। द कॉस्ट ऑफ डायमंड varies directly as the square of its weight. Once this diamond broke into 4 pieces with weight in the ratio 4:3:2:1। सवाल सीख लो पहले। भाई कोई हीरा है, उस हीरे की कीमत उतनी ही है जितना उसके वजन का स्क्वायर। आपको गुस्सा आया और आपने वो हीरा फेंक के मार दिया। और जब हीरा फेंक के मार दिया मेरे प्यारे भाई, तो हीरा फेंक के मारने के बाद उसके 4 टुकड़े हो गए और चारों का वजन 4:3:2:1 है। तो जरा ध्यान से देखना, 4:3:2:1 अगर है तो मेरे प्यारे भाई ये आया 4:3:2:1। टूटने से पहले ये सारे टुकड़े एक रहे होंगे? आप कहेंगे जी बिल्कुल रहे होंगे। तो ऐसा करो, इन सबको जोड़ लो। 4 3 7 2 9 1 10। तो टोटल वजन टूटने से पहले 10 रहा होगा। तो मेरे प्यारे भाई टूटने से पहले ये हीरा 10 का स्क्वायर 100 रुपए का था। आज कितने के हैं ये टुकड़े टोटल? भाई कोई एक साथ तो नहीं अब खरीदेगा नहीं, टूट चुके हैं। तो भाई टुकड़ों को खरीदेगा। 4 का स्क्वायर 16 रुपए का तो ये बिक जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 का ये बिकेगा। 2 का स्क्वायर 4 का ये बिकेगा। 1 का स्क्वायर 2 का ये बिकेगा। टोटल 16 और 9 25, 25 4 29 और 2 31। टोटल बिका ये 31 रुपए का। अब आपका कहना है जी ये बताओ इसमें लॉस कितने का हुआ? ध्यान से समझना मेरी बात। यहां से जो चीज 100 की थी वो अब 31 की बिक रही है। तो आप कहेंगे जी इसमें नुकसान जो है वो 59 का है।
और सवाल कितने का दिखा रहा है? सवाल दिखा रहा है 6300 का। क्या हमने कोई गड़बड़ की है? 4 चौक 16, 3 तिये 9, 2 दूनी 4। मेरे प्यारे भाई, 1 का स्क्वायर 2 कब से होने लगा? अरे 1 का स्क्वायर 2 कब से होने लगा? चलो मेरा ध्यान नहीं था और मेरा भी तो ध्यान भटक सकता है मेरे भाई, मेरा टाइम अच्छा नहीं चल रहा है, कभी तो अच्छा चला था। तो 16 और 9 25, 4 29 और 1 30 आएगा यहाँ। अच्छा चलने का मतलब आप समझ रहे हैं ना? बिल्कुल समझ रहे होंगे, समझदार होंगे। तो मेरे प्यारे भाई, ये 30 है और ये 100 है। अब देखो यहाँ फिर कितने का अंतर है? 70 का लॉस हुआ। और सवाल लॉस कितने का बता रहा है? अरे सवाल लॉस कितने का बता रहा है? सवाल लॉस बता रहा है 6300 का। 6300 का नहीं, 63,000 का। हीरे का मामला है, 100 में कैसे हो जाएगा? हज़ारों में ही होगा, होना तो लाखों में चाहिए था। तो मेरे भाई 0 से 0 कट गई। 1 की वैल्यू क्या हो गई? 900। 1 की वैल्यू क्या हो गई? 900। अगर 1 की वैल्यू 900 है, ओरिजिनल वैल्यू पूछ रहा है, तो 100 गुणा 900 क्या होगा मेरे भाई? 100 गुणा 900 होगा 90,000। और यही सवाल का आंसर है। ये तो कॉमन सवाल होता है रेसो में, 2024 के प्री में ये भी आया है, निकाल लो। आगे बढ़ेंगे मेरे प्यारे भाई। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या कह रहा है कि इफ वन मैन एड 6 लीटर ऑफ वाटर टू 10 लीटर ऑफ मिल्क, एक आदमी 6 लीटर पानी में 10 लीटर दूध मिलाता है और दूसरा आदमी 4 लीटर पानी में 8 लीटर दूध मिलाता है। ये बताओ, फाइंड द रेशो ऑफ मिल्क इन द टू मिक्सचर। भाई सिर्फ मिल्क का रेशो चाहिए। अरे मेरे भाई, मिल्क का रेशो कौन सी बड़ी बात हो? मिल्क का रेशो कैसे निकालेंगे आप कहेंगे 6 लीटर वाटर 10 लीटर ऑफ मिल्क and another man adds 4 liter of water to 8 liter of milk. Find the ratio of milk in the two mixture. मेरे प्यारे भाई, ऐसी स्थिति में एक बात सुनिएगा आप, यहां टोटल 10 है और टोटल मिक्सचर कितना था? 16। अरे दूध 10 है और टोटल मिक्सचर था 16। उसके बाद 8 लीटर मिल्क है और टोटल मिक्सचर कितना था? 12। इसी का रेशो तो चाहिए। अरे मिल्क का रेशो नहीं आ गया? 10 लीटर दूध था, 10 लीटर दूध था 16 लीटर मिक्सचर में, टोटल 16 ही तो बना। 8 लीटर दूध है 12 में। तो ऐसी स्थिति में जब आप इसे सोल्व करेंगे तो मेरे प्यारे भाई सिर्फ इसका रेशो लेना है। 4 चौक 16, 4 तिये 12। तो ऐसी स्थिति में ये आ गया 30 और तो कोई नहीं कटता, बिल्कुल नहीं। ये 2 पंजे 10, 2 चौक 8, तो 3 पंजे 15 और 4 चौक 16। तो आंसर आ गया 15:16। ये एक आसान सवाल था, सिर्फ मिलकर रेशो बताना था। आगे बढ़िए। आपका कहना है जी, अ मैंगो जूस इज मेड बाय मिक्सिंग वाटर एंड मैंगो, कंसंट्रेशन इन द रेशो 9:7। आप एक मिल्क जूस बना रहे हैं जिसकी कंसंट्रेशन क्या है? 9:7 में है। इफ x लीटर ऑफ वाटर एंड 3x लीटर ऑफ मैंगो concentrate is mixed in 160 liter of mango juice, then the new ratio becomes 13:14. What is the quantity of new mango juice in the liter? देखो भाई ध्यान से, एक मैंगो जूस है जो वाटर और मैंगो को मिक्स करके बनाया गया है, जिसकी कंसंट्रेशन जो है वो 9:7 है। ये वाटर है और ये क्या है भाई? मैंगो है। इसकी कंसंट्रेशन हो गई 9:7। चलो जी, उसके बाद कह रहा है कि x लीटर ऑफ वाटर एंड 3x लीटर ऑफ मैंगो कंसंट्रेट इज मिक्स्ड। भाई आपने इस 9 में x लीटर तो पानी जोड़ दिया, कर दो +x, और मिल्क कितना भाई? 3x जोड़ दिया, 3x लीटर ऑफ मैंगो, तो मैंगो 7 + 3x, और बराबर कितना दे रखा है? रेशो दे रखा है 13:14। आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द न्यू क्वांटिटी ऑफ मैंगो जूस। अब कुछ नहीं करना मेरे भाई, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करके और यहां से इसकी वैल्यू निकाल देना। मुझे लगता है कि इसमें अब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप आसानी से इसे सोल्व कर लेंगे। तरीका मैंने बता ही दिया। आगे बढ़िए। Two different quantities of the same solution having ingredient A and B are stored in two different container. चलो जी, ध्यान से ये बात समझ लेना कि सॉल्यूशन सेम है, मतलब उसमें जो रेशो पहले वाले में है वही दूसरे वाले में है। ये पहला कंसंट्रेशन है और ये दूसरा कंसंट्रेशन है। जो पहले वाले में है वही दूसरे वाले में है। अब क्या कह रहा है? इन द फर्स्ट कंटेनर देयर आर 250 लीटर ऑफ A एंड 441 लीटर ऑफ B। यहां क्या कह रहा है कि पहले कंटेनर में 252 लीटर है और दूसरे कंटेनर में 441 लीटर है। इन द सेकेंड कंटेनर द टोटल क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूशन वाज 1188। हाउ मच सॉल्यूशन इन द सेकेंड कंटेनर वाज मेड अप ऑफ इंग्रेडिएंट बी। ध्यान से सुनना मेरे प्यारे भाई, इन दोनों स्थितियों में मुझे एक बात बताओ, अगर A 252 है और B 441, इसका रेशो ले लो।
रेशो कैसे लोगे, 9 से भाग कर दो, 9 दूनी 18, 9 अठे 72, 9 चौक 36 और 9 नम 81, 7 से और काट दो तो 4:9 आया। मतलब ए और बी का जो रेशो है वो 4:9 है। सेकंड टाइप का जो टोटल मिक्सचर है वो 1188 है। रेशो के हिसाब से अगर 4 लीटर ए है, 9 लीटर बी है, तो टोटल मिक्सचर 11 ही रहा होगा। अरे कोई मिक्सचर ए और बी से बना है, 4 लीटर ए, 9 लीटर बी, टोटल मिक्सचर 11, और 11 की वैल्यू 1188। तो एक की वैल्यू मेरे भाई 108 आई। अरे एक की वैल्यू क्या आई मेरे भाई, 108 आई। जब एक की वैल्यू 108 आई तो हाउ मच ऑफ द सॉल्यूशन इन द सेकंड कंटेनर वाज मेड अप ऑफ इनग्रेडिएंट बी, बी की बतानी है तो भाई 9 की वैल्यू निकाल दो। जब आप यहां से क्या पूछ रहा है, इन द सेकंड, हाउ मच ऑफ द सॉल्यूशन इन द सेकंड कंटेनर वाज मेड अप ऑफ इनग्रेडिएंट बी, इनग्रेडिएंट बी में सेकंड सॉल्यूशन कितना था। आपका कहना है जी एक की वैल्यू आ गई 108। अब आपको निकालना है कि इनग्रेडिएंट बी में सॉल्यूशन कितना होगा। 252 ये है, आपने काट दिया किससे भाई, 9 से काट दिया, 9 दूनी 18, 28, 9 चौक 36, 81, 7 चौक 28 और 7 चौक 28 और 7 सती 49 आएगा। भाई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं किया करते। तो ये टोटल 11 होगा। अब 11 किसकी वैल्यू है, 1188 की, एक की वैल्यू 108 है, तो 7 की वैल्यू जब निकालोगे तो 7 की वैल्यू 7 गुणा 708 कितना होगा भाई, 7 गुणा 108 कितना होगा भाई, 756। और यही सवाल का आंसर हो जाएगा। 756 कहाँ दिख रहा है, बी पे। बढ़िया सवाल था, बड़ा आसान था, बस यही सोचना था कि सेम सॉल्यूशन है तो रेशो दोनों में सेम रहेगा। अगला सवाल, अन्ना एंड बैन ईच हैव ए कलेक्शन ऑफ मार्बल्स। ठीक है, इफ अन्ना गिव्स 1 मार्बल टू बैन दे विल बोथ हैव एन इक्वल नंबर ऑफ मार्बल्स। मेरे भाई मान लेते हैं कि अन्ना के पास ए मार्बल है और बैन के पास बी। क्या कह रहा है कि अन्ना ने एक मार्बल किसको दे दिया, बैन को, तो अन्ना एक कम हो गया और बैन एक ज्यादा हो गया। जब इसने इसको दिया होगा तो इसका एक कम हुआ होगा, इसका एक ज्यादा। अगर मैं यहां से एक इक्वेशन बनाऊं, क्या a माइनस बी बराबर 2 आएगा, आप कहोगे जी बिल्कुल आएगा। a माइनस बी बराबर क्या आएगा, 2 आएगा। कन्वर्सली इफ बैन गिव्स 1 मार्बल टू अन्ना, अगर उल्टा कर देते हैं, ये एक इक्वेशन बन गई। अब दूसरी इक्वेशन हम बना रहे हैं। क्या कह रहा है कि अगर बैन अन्ना को मार्बल एक देती है, मतलब बैन ने एक मार्बल अपना कम किया और अन्ना को एक दे दिया, तो अन्ना के पास a+1 हुआ। सी विल एंड अप विद 3 टाइम्स द नंबर ऑफ मार्बल दैट बैन हैज। अन्ना के पास 3 गुने होंगे बैन से। तो मेरे प्यारे भाई, बैन में अगर 3 की मल्टीप्लाई करूं तो ये बराबर हो जाएगा क्या, आप कहोगे बराबर हो जाएगा। दूसरी इक्वेशन यहां से बना लो, 3b माइनस 3 बराबर a+1। अब ध्यान से देखो भाई, इसको अगर मैं सोल्व करूं तो आप कहोगे जी यहां से एक इक्वेशन और आ गई, a माइनस 3b बराबर -4। ये 2 इक्वेशन आपके सामने हैं। अगर मैं पहली इक्वेशन को दूसरी में से घटाता हूं तो आप कहोगे जी ये माइनस का हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा, माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का और ये हो जाएगा माइनस का। ए तो कट गया, -3b प्लस का b तो -2b और -4 -2 हो गया -6, माइनस से माइनस कट गया, b आ गया 3। और अगर b3 आ गया तो 3 + 1 क्या हुआ, 4, और 1 इधर से आया तो a बराबर 5 आ गया। अरे भाई 3 है, इधर ले जाके जोड़ दो तो a बराबर कितना आ गया, 5। अब दोनों को जोड़ के टोटल मार्बल 5 यहाँ 3 यहाँ, सवाल का आंसर 8 आ गया और यही सवाल का आंसर है। तो चलिए मेरे प्यारे भाई, ये सारे रेशो के सवाल थे जो आपने देखे। एज के लिए हम अलग से वीडियो लेकर के आएंगे और एज की अलग वीडियो अपलोड होगी। तो मेरी मुलाकात आपसे अगली वीडियो में होगी। CGL 2024 का हर सवाल हम इसी सीरीज में करेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।